प्लेन लैंडफॉर्म्स का मतलब बेसिकली होता है जो ऊबड़ खाबड़ नहीं है या फिर जहाँ पर माउंटेन नहीं है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हमारे अर्थ का सरफेस जो मोस्टली देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि पहले तो ऊंचे ऊंचे माउंटेन मिलेंगे आपको, ठीक है। माउंटेन के बाद ढलान देखने को मिलेगी और ढलान के बाद आपको गड्ढा दिखाई पड़ेगा, यानी जहाँ पे वाटर भरा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर है। मैं एक छोटा सा लैंडफॉर्म समझा देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये तो हो गई हमारी हाईलैंड, जो ऊपर हमको दिया हुआ है वो हो जाएगा हाई लैंड, और जो बॉटम नीचे है जिसमें गड्ढा हो रखा है ये वाटर वाला पार्ट है, तो इसे हम लोग ओशियन बोल देते हैं कि ये ओशियनिक पार्ट है, ठीक है। और समवेयर हियर जहाँ पर सी का लेवल होता है वहाँ पर आपको मिलते हैं प्लेन्स। तो कहने वाली बात यह है, प्लेन्स को आप लोग लो लैंड भी बोल सकते हो, नीची ज़मीन, ठीक है ना, जहाँ पे ऊंचाई काफ़ी कम होगी, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेन्स। तो प्लेन्स मतलब लो लैंड, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। ये डायग्राम जो मैंने बनाया कुछ समझ में आ रहा है कि हाईलैंड और हाईलैंड से प्लेन्स और प्लेन्स के बाद ओशियंस, ऐसी ही चीज़ें होती हैं। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं तो इनको आप ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ पाते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ है, बट बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का ही होता है, ठीक है। अब हम अगर प्लेन की बात करते हैं कि प्लेन क्या चीज़ है, तो प्लेन के लिए आप लिख सकते हैं अ प्लेन इज अ, कॉपी बनाई है आप लोगों ने? गुड, कॉपी बना लेनी है। हाँ, जब नहीं हो पाए तो आप उसका वीडियो देख लीजिए, या फिर वीडियो पर आप रिपीट में भी देख सकते हो उस चीज़ को। पीडीएफ भेजते हैं ना, ग्रुप पे डालते हैं, आपको जो क्लास में कराया जाता है उसकी पीडीएफ भी ग्रुप पे डालते हैं। तो नहीं ठीक है, भरोसा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपना, क्योंकि देखो आप ही का फ़ायदा है, आप अपने लिए ही करोगे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे आप ही का फ़ायदा है, आप छुप कर मतलब चोरी पढ़ेंगे तो वो आपके लिए नुकसान है। तो आपको सेल्फ चेक करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या नुकसानदायक है। देखिए, प्लेन क्या होता है, एक एरिया होता है लो लैंड वाला, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, प्लेन बोल रहे होंगे। अब यहाँ पे ये समझिएगा, जो एरिया प्लेन होगा वो हमारे लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होता जाता है या हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। क्योंकि अगर एरिया प्लेन है, यानी जो टॉपोग्राफी है, यानी जो माउंटेन वगैरह होते हैं ना, वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो मतलब कहने वाली बात ये है कि हिल्स एंड माउंटेन्स वहाँ पे कम होंगे। कम होने का मतलब ये है या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे भी तो उन हिल्स और माउंटेन्स की हाइट काफ़ी कम होगी, ठीक है। अब अगर हाइट कम है तो वो डाउनवर्ड एरो जब भी मैं बनाऊंगा तो आपको ध्यान रखना है, डाउनवर्ड एरो होगा हमारा कम चीज़ को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे होगा ये कि इनकी हाइट कम होगी, ठीक है। जब हाइट कम होगी तो इन एरियाज में एक तो रोड बनाना इजी होगा, ट्रांसपोर्टेशन करना आसान होगा, ठीक है, सुनते हुए जाइएगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। और रोड ट्रांसपोर्टेशन आसान होने के साथ साथ जो सॉइल यहाँ पे मिलेगी वो सॉइल कौन सी होगी, अलुवियल सॉइल। क्योंकि मोस्टली जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे जो आपको सॉइल मिल रही होती है वो होती है अलुवियल सॉइल। और ये सॉइल जो है वो किससे आती है, रिवर्स के थ्रू। ये सॉइल किसके थ्रू आती है, रिवर्स के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे सॉइल मिलेगी आपको किसी भी प्लेन वाले एरिया पे जहाँ पे रिवर्स वगैरह रही होंगी तो वहाँ पे अलुवियल सॉइल आपको मिलेगी, ठीक है। अब ये अलुवियल सॉइल
फर्टाइल होती है। अगर ये फर्टाइल है तो यहाँ पे क्रॉप्स क्या होंगी, अच्छी हो रही होंगी, अच्छी मतलब ज़्यादा। और क्योंकि क्रॉप्स ज़्यादा होंगी, समझते हुए चलिएगा, क्योंकि क्रॉप्स ज़्यादा होंगी तो लोगों की लाइफ स्टाइल यानी इनकम जो होगी वो बेटर होगी। इनकम भी क्या होगी, बेटर होगी। और अगर इनकम बेटर है तो उससे क्या हो सकता है, कंट्री का डेवलपमेंट। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल, तो ये इस तरीके से आपस में रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है जो प्लेन एरिया है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल होता है, और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लेन एरिया यूज़फुल हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर एरिया प्लेन है तो वहाँ पर आप इंडस्ट्रीज या फिर कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कंट्री के लिए यूज़फुल हो सकती है, और इंडिविजुअली तो यूज़फुल हो ही सकती है। अब दुनिया में ऐसे प्लेन कहाँ कहाँ पर हैं प्लेन्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्लेन्स की। तो बेसिकली प्लेन्स होंगे कहाँ पर, किसी रिवर के अराउंड, किसी रिवर के आसपास। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो लिखेंगे इसको आप लोग, इंडो मतलब इंडस रिवर, इंडो का मतलब क्या होता है, इंडस रिवर। इंडो, गंगा को गैंजेटिक बोलते हैं यहाँ पे, तो लिखिए आप इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। तो आपने देखा ही होगा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर के टर्म्स में, या फिर आप ये मान सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म में, तो वो आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। और ये प्लेन सपाट हैं, यहाँ पे आपको हिल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इंडिया की बात। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में कुछ रिवर्स हैं, उनके आसपास मिलने वाले एरियाज़, कौन उन एरियाज़ को बेसिकली हमारे लिए यूज़फुल ही है। तो कौन से हैं, इनकी मैं लिखवाऊँगा आपको इनकी मिरर्स, वो इनकी जो कंट्रीज़ है ना वो पता लगानी होगी कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। मैं अभी जो बताऊँगा वो बताऊँगा सिर्फ रिवर का नाम। ठीक है, तो आपको उस रिवर के नाम के साथ कंट्री का नाम ढूंढ के रखना है अगली क्लास तक। ठीक है, कि ये रिवर कौन सी नदी मतलब कौन सी कंट्री में होगी। नेक्स्ट है, ठीक है, मिसिसिपी प्लेन्स। मिसिसिपी एक रिवर है, अभी मालूम है बट बोलना नहीं, जिनको भी मालूम हो अभी नहीं बोलेंगे, एक बार सभी देख कर आइएगा और फिर बताइएगा। ठीक है, मिसिसिपी प्लेन्स। नेक्स्ट है, और ये उन कंट्रीज़ की फेमस रिवर है। ठीक है ना, जितनी भी ये रिवर हैं, यांगसी प्लेन्स। क्या बताना कल आपको, इनकी कंट्रीज, ये रिवर्स कौन कौन सी कंट्रीज में हैं। ठीक है, ये तो हो गए रिवर्स के नेम कि भाई ये रिवर्स और उनके प्लेन। इसके अलावा कुछ टेम्परेट प्लेन्स और ग्रासलैंड्स भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं, टेम्परेट प्लेन्स। टेम्परेट प्लेन्स यानी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, उन्हें बोलते हैं टेम्परेट प्लेन्स। हम इसे नेचुरल, जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी उसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे, अभी बस आपको नाम जान लेने हैं। तो टेम्परेट प्लेन्स, अरे पेंट्स लिख दिया, प्लेन्स। ठीक है ना, टेम्परेट प्लेन्स। अब ये कहाँ कहाँ पर है, ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब ये टेम्परेट प्लेन्स आपको कहाँ मिल सकते हैं, ये टेम्परेट प्लेन्स तो एक तो इन रिवर्स के आसपास हो सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान, जो आपने बचपन में पढ़े होंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। तो जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, एक तो फेमस है रशियन स्टेपीज। तो लिखो रशियन STEPPES स्टेप्स। ठीक है, तो मालूम पड़ रहा है स्टेपीज कहाँ पे होंगे, रशिया में होंगे। दूसरा है प्रेरीज,
ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर, प्रेरीज ग्रासलैंड्स। ठीक है, प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ मिलेंगे आपको? साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। कोई बात नहीं, काफ़ी सही बताया था आपने, बस नॉर्थ साउथ में थोड़ा सा गलत हो गया। तो नॉर्थ अमेरिकन एरिया में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा थर्ड एक बहुत फेमस नेम आपने अगर कभी ढंग से मतलब बचपन में कभी याद कुछ पढ़ा होगा ना, तो पंपास यानी पैम्पस जिसे हम बोलते हैं, पैम्पस ग्रासलैंड्स, ये हैं अर्जेंटीना में। वेरी गुड, ये चीज़ याद है आपको, अर्जेंटीनियन पैम्पस। ठीक है ना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स और रिवर प्लेन्स हैं, और ये मान लीजिए ये इतने ज़्यादा यूज़फुल हैं कि कंट्री की इकॉनमी को रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कंट्री की इकॉनमी से मतलब होता है कि ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोवाइड करते हैं कंट्री को, एंड इकोनॉमिक्स के अलावा ये जो प्लेन्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपको क्रॉप्स प्रोड्यूस मिलता है। ठीक है, अब हम बेसिकली स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्लेन्स को 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। तो उन्हीं पार्ट में से पहला जो पार्ट है उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल प्लेन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेन्स जो हैं उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तो फर्स्ट हैंड डालिए आप लोग, स्ट्रक्चरल प्लेन्स। अब देखो, स्ट्रक्चरल प्लेन्स का मतलब होता है जो अर्थ के स्ट्रक्चर की वजह से या दुनिया के बनने के साथ ही बन गए हों, उन्हें बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल प्लेन्स का मतलब ही ये है कि कैसे बने होंगे, ये नेचुरल तरीके से बनेंगे। पहली बात तो एक दो लाइन थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए समझ लीजिए, ये होगा नेचुरल लो लैंड, क्योंकि हम जानते ही हैं जितने भी प्लेन्स होते हैं वो लो लैंड होते हैं, नीची ज़मीन होते हैं। नेचुरल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप आर्टिफिशियल तरीके से भी इनको बना सकते हो, लेकिन ये क्या है, नेचुरल लो लैंड्स। पहली बात तो ठीक है, कहाँ पे बने हुए होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो बताने वाली बात है नहीं, बट थोड़ा लिख दोगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर आपको ये देखने को मिलेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर आपको ये लोलैंड दिखाई पड़ेंगे। अब इसके बाद इनके और फीचर क्या हो सकते हैं वो समझेंगे हम लोग। और फीचरों में देखिए कि ये कैसे होंगे, ये जो प्लेन्स होंगे वो हमेशा वर्टिकल होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे? वेरी गुड, ये हॉरिजॉन्टली बेडेड, मतलब हॉरिजॉन्टली फॉर्म में बने हुए होते हैं। आपको मालूम ही होगा कि हॉरिजॉन्टली बने हुए होंगे तो यहाँ पे रॉक्स वगैरह, हिली स्टेशन वगैरह काफ़ी कम मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ऐसे ग्रेट प्लेन्स हैं कहाँ कहाँ, तो इन्हें ग्रेट प्लेन्स भी हम लोग बोल देते हैं। ग्रेट प्लेन्स क्यों? क्योंकि हर कंट्री के लिए अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्रेट प्लेन्स। कहाँ कहाँ पर हैं? तो एग्जांपल के तौर पे ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं रशिया में, ठीक है, फिर इसके अलावा यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से मैंने कुछ नहीं, हम अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं हम, हाँ वर्ल्ड कप वगैरह वो, हाँ वर्ल्ड कप, ओके ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, वेरी गुड, वो नॉलेज, करंट वाली नॉलेज अच्छी बात है। हाँ लेकिन थोड़े थोड़े नाम ध्यान रखिएगा कि, हाँ जी हाँ। तो ये ग्रेट प्लेन्स आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? रशिया, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हमने बाकी कंट्रीज़ के नाम नहीं लिखे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर नहीं मिलते हैं, वहाँ पर मिलते होंगे डिफरेंट वैरायटी के, बट एक सूटेबल एग्जांपल जो है ग्रेट प्लेन्स का
वो ये है। तो ये तो हो गए स्ट्रक्चरल प्लेन्स। दूसरा होता है डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स का मतलब होता है कि रिवर जब फ्लो होते हुए आती है तो वो अपने साथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले क्या लेके आएगी अपने साथ? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। उस सैंड, सिल्ट और क्ले को वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देती है। डिपॉजिट करने का मतलब होता है डाल देना, और वहाँ पे जो प्लेन बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। क्या बोलेंगे इनको? डिपोजिशनल प्लेन्स। तो डिपोजिशनल प्लेन्स क्या है? बेसिकली कि जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या तो रिवर लेके आ रही है, एयर लेके आ रहा है, कुछ भी जो लेके आ रहे हैं, उससे जो लैंडफॉर्म बनती है उसे हम लोग डिपोजिशनल प्लेन्स बोलते हैं। तो डिपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ लेकर आना और फिर डाल देना कहीं पर, उसे बोलते हैं डिपॉजिट, है ना। जैसे रुपये जमा कराते हैं ना बैंक में, पहले अर्निंग करी और फिर बैंक में जमा कर दिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपॉजिट्स। तो वैसे ही ये क्या है? डिपोजिशनल प्लेन्स। तो होगा क्या? ये हाई लैंड से जो रिवर्स होंगी, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग और डेन्यूडेशन। मतलब कहने वाली बात यह है कि हवा से, पानी से, है ना, आइस से, किसी भी तरीके से। तो इसमें थोड़ा एक दो लाइन लिख लीजिए। लिखिए, दीज आर प्लेन्स फॉर्म्ड by the deposition। हाँ, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। These are planes formed by the deposition of materials brought by, अभी आ जाएगा आपके सामने। बोल रहा है कि दीज आर प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ब्रॉट बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है? देखो, जब इंसान मूव करता है तो वो व्हीकल यूज़ करता है, लेकिन जब पत्थर, मिट्टी, इनको कहीं जाना होता है ना, तो ये हवा, पानी, इनके साथ बहकर चल देते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। ट्रांसपोर्टेशन एजेंट का मतलब ये होता है जो ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशनल एजेंट। ठीक है, अब ये करेंगे क्या? जैसे ऐसे समझ लो कि ये ऊंची ज़मीन है, फिर ये नॉर्मल है, इस तरीके से है। तो करेंगे क्या? ये जो हाई लैंड है, कौन सा वाला? ये जो हाई लैंड है, इस हाई लैंड को एयर, वाटर, ठीक है, या फिर टेम्परेचर क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। इसको ब्रेक करेगा और कहाँ डिपॉजिट कर देगा? यहाँ नीचे लाकर। तो यहाँ नीचे क्या बन जाएंगे? ये फ्लैट सरफेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये फ्लैट सरफेस बन जाएंगे, और इन फ्लैट सरफेस को ही हम बोलते हैं प्लेन्स। लेकिन ये जो फ्लैट सरफेस बना, वो कंकड़, पत्थर, मिट्टी कहाँ से आई? इस हिली एरिया से आई, और हिली एरिया से ये कंकड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह अपने आप तो आए नहीं होंगे। कौन लेके आया होगा? या तो वाटर के थ्रू आए होंगे, या फिर एयर के थ्रू आए होंगे, ठीक है, या फिर माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटीज़, जिसे हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कोई एक्टिविटी की होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो पार्ट यहाँ तक पहुँचा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि इस तरीके से होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। हाई लैंड्स टूटकर क्या बना रहे होंगे? फ्लैट सरफेस। और क्योंकि ये ऊपर से लाए हुए मटेरियल को नीचे डाल देते हैं, इसीलिए इन प्लेन्स को बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। क्या बोलेंगे इनको? डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशन क्यों बोल दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो मटेरियल साथ में रखा उसको यहाँ पे लाके डंप कर दिया,
तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ जाएगा, डिपोजिशनल प्लेन्स। क्लियर, ये बात समझ में आई? इनका नाम डिपोजिशनल प्लेन्स क्यों पड़ गया? हाँ जी बताएं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब ये जो डिपोजिशन हुआ होगा किसके थ्रू हो सकता है? या तो रिवर्स, मान लीजिए किसी पहाड़ से रिवर निकल रही है और वो रिवर्स उस पहाड़ को कट करते हुए उसके पेबल्स, उसके क्ले सिल्ट को कहाँ लेके आ रहे हैं, नॉर्मल एरिया में लेके आ रहे हैं, तो इसलिए रिवर्स। ठीक है। दूसरा हो सकता है विंड, कि टूटी फूटी पत्थर की जो बचे की मिट्टी को या फिर कुछ ऐसे मटेरियल को जिनको विंड अपने साथ ब्लो करके यानी उड़ा करके ला सकती हो, तो उसे भी हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का एजेंट। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा होगा। अब अगर हमें पढ़ना है कि कौन कौन से, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डिपोजिशनल प्लेन्स बनते हैं, तो आपको बहुत सिंपल सा सीधा साधा चीज़ें याद रखनी है कि जहाँ पर भी रिवर है, जिस एरिया में रिवर है और वो एरिया फ्लैट है, तो वहाँ पे कौन सा बनेगा, डिपोजिशनल प्लेन बनेगा। ठीक है। क्या समझेंगे? जिस भी किसी एरिया में पहली बात तो रिवर्स हैं और दूसरी बात वहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, फ्लैट सरफेस मिल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशनल प्लेन्स। ठीक है। क्या बोल देंगे हम उसको, डिपोजिशनल प्लेन्स। अब ये प्लेन्स इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में आप जान ही रहे हो एक ही रिवर है, कौन सी रिवर है, गंगा। ठीक है। हाँ गंगा, मतलब हाँ और भी हैं बट सबसे मोस्ट वो है, वो गैंजेस है। गंगा को गैंजेस बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो गैंजेस डेल्टा वाला एरिया एक तो ये हो गया। दूसरा नाइल रिवर, मालूम है कहाँ पर है, इजिप्ट। नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट। हाँ जी, नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट। तो हमें दो चीज़ें अभी इसमें लिखो पहले, सबसे पहले एक तो गैंजेस डेल्टा एरिया इंडिया में, दूसरा है नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे आपको कौन से प्लेन देखने को मिलेंगे, जो प्लेन्स मिलेंगे वो डिपोजिशनल प्लेन्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ रिवर चाइना में भी है, तो चाइना में जो रिवर है उसे बोलते हैं हांग हो, है ना, क्योंकि वो आपने देखा ही होगा चाइनीज लोगों की लैंग्वेज अलग ही होती है। तो ये जो है वो हांग हो, HWANGHO, हांग हो। ठीक है। हमने हवा की बात कर ली, हमने पानी की बात कर ली कि उससे क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई प्लेन बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी अपने साथ बहा कर लेके आ रहे होंगे। इसके अलावा सिर्फ हवा और पानी ही नहीं, ग्लेशियर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी अपने साथ इस तरह की मटेरियल को लेके चल रहे होते हैं। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर समझते हो ना, बर्फ़ से ढका हुआ एरिया पूरे के पूरे। ठीक है। और ये भी कुछ टाइप की, मतलब जैसे मिट्टी जिसे हम लोग बोलते हैं सैंड, ठीक है, या फिर ग्रेबल्स, छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े, ठीक है, या फिर थोड़े बड़े टुकड़े जिसे बोलते हैं बाउल्डर। ठीक है। इनको साथ में लेके फ्लो होता है ग्लेशियर भी, और जहाँ पर भी उस ग्लेशियर की इंटेंसिटी ख़त्म होती होगी वहाँ पर वो मेल्ट आउट डाउन होता होगा, और मेल्ट डाउन होने के बाद दोबारा से, ठीक है, जैसे समझ ही रहे हो आप, सुनिएगा दोबारा से चीज़ को। हमने क्या बोला कि मान लीजिए बर्फ़ अपने साथ कुछ पत्थर मिट्टी के टुकड़ों को बहा के लेके जा रही है। जब तक वो बर्फ़ है तब तक वो मटेरियल उसके अंदर है, जो भी मिट्टी पत्थर है वो सब कुछ। लेकिन जैसे ही ग्लेशियर पिघल जाएगा तो वैसे ही आपको जो भी मिट्टी उसने ट्रैप की हुई है, जो भी पेबल्स ट्रैप किए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाएंगे, और उससे क्या बनेगा, प्लेन एरिया बनेगा, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, डिपोजिशनल प्लेन्स हो गया। अब इसके अलावा डिपोजिशनल प्लेन्स हो गए, फिर एक और टाइप का प्लेन आता है, मतलब इसी में पढ़ना है अभी हमको, उन्हें बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स।
तो कोस्टल प्लेन्स बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि किसी भी कंट्री के कोस्ट के पास वाले एरिया को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, कोस्टल रीजन। और अगर वहाँ पे एरिया फ्लैट है, दोबारा सुन लीजिएगा, ग्लेशियर्स के अलावा कोस्टल रीजन का मतलब ये होता है जो ओशियन के पास में है, और अगर ओशियन के पास के बाद वहाँ पे फ्लैट सरफेस उसको मिल जाए, सीधा सपाट एरिया, तो ये कोस्टल रीजन्स ग्रो कर सकते हैं। कोस्टल रीजन क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे ये। ठीक है, तो कोस्टल नहीं नहीं, अभी तो हम सेकंड में चल रहे हैं, सेकंड में ही चल रहे हैं, सेकंड का ही है। ठीक है, अब विंड जिन छोटे मोटे टुकड़ों को अपने साथ बहा कर लेके आती है, जो छोटे टुकड़े आपने देखे होंगे मिट्टी के, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लूजेस, LOESS। ठीक है, वेरी फाइन सैंड पार्टिकल, क्या बोलेंगे हम इसको, वेरी फाइन सैंड पार्टिकल, वेरी फाइन सैंड पार्टिकल। तो कोई पूछे वेरी फाइन सैंड पार्टिकल क्या होते हैं, तो क्या बताना है, लॉसेस, LOESS। ठीक है, अब इसके अलावा कोई पूछता है कि थोड़े इससे बड़े पत्थर जो होते हैं वो किसे बोलते हैं, वो क्या होते हैं, तो हमने ऊपर अभी आपको लिखाया होगा बाउल्डर, बाउल्डर यानी बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, एंड अब ये जो प्लेन्स हैं वो प्लेन्स की फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। अब मान लो ऐसे कोई प्लेन था, ठीक है, मान लो ये कोई प्लेन एरिया है, अब इस प्लेन एरिया में यहाँ से कोई रिवर फ्लो हो रही है, तो देखो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पॉइंट क्या है कि मान लो ये फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस में ये कोई नदी हमने बीच में फ्लो करा दी, तो ये फ्लैट सरफेस को क्या करेगा, पानी लगातार काटता रहता है ना, पानी लगातार काटता रहेगा, तो ये सरफेस कुछ ऐसी हो सकती है, कुछ टाइम के बाद कट जाएगी ना, और कुछ टाइम के बाद और कट जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सरफेस है उसको वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसकी सरफेस को, अर्थ की सरफेस को। कौन, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के एजेंट्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे अर्थ को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया सेकेंड टाइप, जिसे हम बोल रहे होंगे डिपोजिशनल प्लेन्स। देखो आप लोगों को है ना लॉजिक समझ में आ जाएगा कि उसका नाम ऐसा क्यों है, बट उसके अलावा तो आपको थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी है ना, क्योंकि सारी मेहनत अगर टीचर ही कर देगा पढ़ाने वाला, तो फिर टीचर ही एग्ज़ाम भी दे लेगा, तो एग्ज़ाम पर आपको देना है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है, जो भी पढ़ा दिया जाए उसके बाद आपको घर पे एक बार जरूर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमने, सॉरी आपने दिया सर, हमने दिया था मतलब, ये आपने दिया सर, IAS का एग्ज़ाम दिया है, हाँ दिया है, तो पढ़ा रहे हैं, दिया है। अरे अगर भैया क्लियर हो जाता तो पढ़ाते नहीं ना फिर। क्लियर करने को जॉब नहीं करते। अगर IAS की नौकरी लग जाती फिर तो अलग ही बात थी, IAS नहीं बन पाए इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और रैंक जिनकी आती है उनकी नौकरी ही लग जाती है, जो इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हैं। अभी हुआ है ये तो इस साल से, पहले तक ये था अगर आप कहीं भी फेल हैं, चाहे भले ही आपने 10 बार मेंस निकाला हुआ है, अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सेम है आप ही की तरह, कोई अंतर नहीं है उस चीज़ के अंदर। इस बार क्या कर दिया इस बार ये कर दिया है कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, भले ही वो इंटरव्यू पास ना कर पाएँ, गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से प्रमोट करेगा, उनका स्कोर कार्ड पब्लिक करेगा, और जो कंपनी होती है PSUs उसमें सजेशंस देगा कि आप इन लोगों को हायर कर लीजिए, इन लोगों को नौकरी पे रख लीजिए, जो लोगों ने मेंस में तो अच्छा परफॉर्म किया है बट इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, उनके लिए है। पहले ऐसा नहीं था, पहले इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो पुरानी बातें हैं वो सब, जब इंटरव्यू नहीं निकला था, अब तो बहुत पुराना समय हो गया, काफ़ी टाइम से तो पढ़ा ही रहे हैं।
तो बट आपको ऐसी तैयारी करनी है कि हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर कर पाएँ। तो जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अकल मतलब समझ या अकल, जिसको भी आप बोलते हैं अकल या समझ, और टाइम, इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब अकल नहीं होती है तब टाइम होता है, और जब अकल आती है तब टाइम नहीं होता है। तो कुछ ऐसा करना है कि आपको टाइम रहते अकल आ जाए। कहने वाली बात यह है कि जब बच्चा या एस्पिरेंट तैयारी करके एग्ज़ाम दे रहा होता है ना, तो वो नया होता है, उसे समझ नहीं होती है, वो गलतियाँ कर देता है बहुत सारी, ढंग से प्रिपरेशन नहीं की, इंटरव्यू ढंग से नहीं दिया और वो सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर जब तक उसको समझ में आता है कि यार ये करना था, ऐसे सिलेक्शन हो जाता, तब तक अटेम्प्ट्स या फिर वो एज या फिर वो टाइम निकल जाता है। तो आप सभी लोग, मोस्टली लोग अभी टाइम पर हैं, कुछ लोग टाइम से बहुत पहले भी हैं, क्योंकि कई लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप लगातार अभी से क्लास करते रहेंगे तो जब आपका टाइम आएगा यूपीएससी देने का, तब तक आप परफेक्ट हो जाएंगे, अगर आप पढ़ते हैं ढंग से, तो है ना। और जैसे कि सिंसियरनेस तो आपको देख ही रही होगी कि लोग सिंसियर नहीं होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम पर। ये तो बस फ्री में क्लास है तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बट इसमें सिंसियरनेस बहुत ही कम है, तो उसका थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आपको सिंसियर बनना है, क्योंकि तैयारी तो 15 से 20 लाख लोग कर रहे होते हैं यूपीएससी की, बट सिलेक्शन 600 लोगों का या 700 लोगों का ही होता है। तो वो चीज़ हमें अलग बनाती है। सो आपको पीसफुल तरीके से पढ़ाई करनी है ना, और थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस भी लेके आने हैं, क्योंकि इंटरनली जब चेंजेस आएंगे ना, तभी आप ढंग से पढ़ पाओगे, है ना। तो अभी तो बस आप पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन्स जो हैं उन्हें बोलते हैं इरोजनल प्लेन्स। तो आपको मालूम पड़ ही रहा होगा इरोजन मतलब कि किसी भी तरीके से, जैसे कि वाटर के थ्रू, रिवर के थ्रू, आइस के थ्रू, विंड के थ्रू, कोई सरफेस को इरोड कर दिया जाए। इरोड यानी एक तरीके से इरोजन जो होता है ना, जंग लग जाना, और इरोड बोलते हैं हम कि उसको ऊपर से तोड़ फोड़ दिया जाए। जैसे कि मान लो ये सरफेस प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन माउंटेन है, लेकिन हवा पानी ने इसको इधर बहुत गड्ढे कर दिए इसके अंदर, तो इससे हम क्या बोल देंगे, इरोजन बोल देंगे। क्योंकि ये माउंटेन तो बहुत सही था, लेकिन क्या हुआ, पानी ने, हवा ने इसमें क्या कर दिया, गड्ढे कर दिए, तो इसे हम बोल देंगे इरोजन। तो इन्हीं से बनने वाले प्लेन फिर ये इरोजन होके कहीं बन जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इरोजनल प्लेन्स। ठीक है, सर इरोजनल और डिपोजिशनल में डिफरेंस क्या है? हाँ, इरोजन का मतलब होता है कि जहाँ पर प्लेन्स हैं उसी एरिया को वो ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, और डिपोजिशनल का मतलब ये होता है कि जो दूर कहीं कोई माउंटेन या पीक होगी, उसके टुकड़ों को ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स जैसे वाटर, एयर अपने साथ लेके आएंगे और कहीं पे लेयर बाई लेयर डिपॉजिट करते हुए जाएंगे। लेयर बाई लेयर मतलब एक लेयर एक महीने में, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरीके से। जबकि इरोजन में क्या होगा, उसी जगह का एरिया टूटेगा और वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, बस कहीं दूर ट्रांसपोर्ट होकर बहुत दूर नहीं जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो एजेंट्स तो आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे प्लेन्स, ठीक है, जिनको डेन्यूडेट किया जाता है, या फिर इरोजन और डेन्यूडेशन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, डेन्यूडेशन एंड इरोजन, ठीक है ना। तो जब डेन्यूडेशन होगा तो उससे जो प्लेन बनेगा उसे बोलते हैं पेनी प्लेन। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द पेनी प्लेन्स, PENEPLAINS। पेनी प्लेन का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट प्लेन चीज। ऑलमोस्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये वो प्लेन है जहाँ पे इरोजन हो चुका है। तो इरोजन से क्या हुआ होगा, खुरदरा हो गया होगा वो। इरोजन से क्या हो गया होगा, वो खुरदरा हो गया होगा। इसीलिए इस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेनी प्लेन्स। ठीक है, अब ये जो पेनी प्लेन्स बन रहे होते हैं, ये नॉर्मल जगह पे भी हो सकते हैं या फिर ग्लेशियर्स वाले एरिया में भी हो सकते हैं। ग्लेशियर्स जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है,
ग्लेशियर्स कौन सा एरिया है? ग्लेशियर्स वो जोन है जहाँ पे आपको क्या मिलेगी? हमेशा आइस, बर्फ जमी हुई मिलेगी, ठीक है। बर्फ हाँ जी, में से बर्फ ना तो तो इसे हम लोग ग्लेशियर्स बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये ग्लेशियर्स ही अपने साथ बड़े अमाउंट में जब ये फ्लो होते हुए आते हैं तो डिकम्पोज या फिर तोड़ देते हैं सरफेस को, ठीक है। जो सरफेस होती है, प्लेन सरफेस होती है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। कौन? ग्लेशियर्स। क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा एक पीस दो पीस जैसा अपना बर्फ़ जमाते हैं ना, वैसा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। ऐसे मान लो 500 फीट का, 400 फीट का, इस तरीके से ग्लेशियर्स होते हैं मिनिमम। बाकी 4-5 किलोमीटर की लंबाई के बराबर भी ग्लेशियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इरोजनल प्लेन्स किस तरीके से बनते हैं, और ये हर जगह बन सकते हैं। एरिड रीजन में भी बन सकते हैं। एरिड मतलब जहाँ पे पानी कम है, ठीक है। सेमी एरिड एरिया में बन सकते हैं। सेमी एरिड यानी जो पूरी तरीके से सूखा वाला एरिया नहीं है। इन सभी जगहों पर आपको ये वाले प्लेन देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो मैं लिखवा कम रहा हूँ, समझने। हाँ जी बोलिए सर। पीनी प्लेन्स और एक बार बोलिए जी। पेनी प्लेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एरिया होता है वो थोड़ा थोड़ा इरोड कर दिया गया होता है बाय द एयर, वाटर और ग्लेशियर्स। इरोड करने का मतलब होता है कि उस चीज़ को तोड़ दिया गया थोड़ा थोड़ा, है ना, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट बोला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इरोजनल प्लेन्स, ठीक है, डिपोजिशनल प्लेन्स, और हमने एक पढ़ा था स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तीनों के एग्जाम्पल्स हमें थोड़े थोड़े याद होने चाहिए, है ना। ये कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीका वाले एरिया में मिलेगा आपको। इरोजनल प्लेन्स कहाँ मिलेंगे आपको? अफ्रीका वाले एरिया में, ठीक है, अफ्रीका। इसमें एक थोड़ा सा ठीक है, अफ्रीका वाला एरिया हो गया। इसके अलावा इंडिया में भी डेजर्ट वाले एरिया वाले जोन में आपको ये मिल सकते हैं। इसमें एक टर्म है वो आपको याद रखनी है। इसमें लिखिए ग्रेवली, यानी पत्थरों का या छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं रॉक के, ग्रेवली और स्टोनी डेजर्ट प्लेन, डेजर्ट प्लेन्स। हाँ अभी आ जाएगा आपके सामने। अभी आ जाएगा ना, एक सेकेंड रुकिए बस। देखो जो ग्रेवल्स होते हैं, एक तरीके छोटा सा पत्थर मान सकते हो आप, ग्रेवल्स, ठीक है। ग्रेवल्स और स्टोनी, स्टोनी यानी पत्थर, जहाँ पे जिस रेगिस्तान में आपको पत्थर वगैरह मिल जाए, उन डेजर्ट प्लेन्स को रेग बोलते हैं। REG। कहाँ बोलते हैं? अफ्रीका के अंदर। क्या बोलेंगे इनको अफ्रीका के अंदर? रेग, ठीक है। तो ये टर्म पूछी जा सकती है आपको कि रेग का मीनिंग क्या होता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कभी भी अगर किसी से आप अचानक से पूछ लोगे ना रेग क्या होता है, REG रेग, तो वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि एकदम से दिमाग क्लिक नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रेवली और स्टोनी डेजर्ट वाला जो एरिया होता है या प्लेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेग बोलते हैं, ठीक है। तो रेग का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो हमने प्लेन्स की वैरायटी पढ़ ली, हमारे 3 टाइप के प्लेन्स हो गए, है ना। तो ये प्लेन्स डन, ठीक है। इसमें इतना ही था, तो प्लेन्स हो गया हमारा। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है, हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? चैप्टर कंप्लीट हो गए ना 2 हमारे। हाँ जी, 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अपने। आप यूपीएससी के सिलेबस से मैच कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हमने यूपीएससी के सिलेबस के 2 सिलेबस का हमने यूपीएससी का नोटिफिकेशन डाला हुआ है। उस नोटिफिकेशन में यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस होता है, ठीक है।
अब उसमें से नहीं देखा तो कोई दिक्कत, हाँ दोबारा भेज देंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ, मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ये टॉपिक समझेंगे पहले एक बार, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, यानी वोल्केनो और अर्थक्वेक। तो पहली बात तो वोल्केनो जो होते हैं वो वोल्केनोज फॉर्म कैसे होते हैं, मैं एक साधारण तरीके से समझा रहा हूँ आपको, फिर हम थोड़ा थोड़ा डीप में जाएंगे। कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये है अर्थ सरफेस। इस अर्थ के सरफेस में हम लोग जानते हैं इंटरनल लेयर्स के अंदर, ठीक है ना, जो इंटरनल लेयर्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर डेप्थ में जाने के साथ बढ़ता रहता है ना, जितनी ज़्यादा गहराई में जाओगे उतना ही ज़्यादा, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब होगा ये कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता हुआ जाएगा उतना ही जो इंटरनल मटेरियल्स होंगे वो हो सकता है कि इंटरनल मटेरियल्स क्या हो जाएं, लिक्विडिफाई हो जाएं, पिघल जाएं, ठीक है। अब वो जो लिक्विडिफाई मटेरियल है वो धीमे धीमे क्या होगा, हो सकता है बाहर की तरफ आने की कोशिश करे। अब ऐसा तो है नहीं कि बीच में जो रास्ते में जो एरिया है वो खाली पड़ा हुआ है कि मैग्मा ने सोचा बाहर निकलना है सीधे से निकल आएगा। अब यहाँ पे क्या है, अंदर क्या है, रॉक, मिट्टी है, मिट्टी की चट्टानें मान सकते हो आप, क्योंकि अर्थ के सरफेस में अंदर है क्या, रॉक ही रॉक है, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी पत्थर ये सब कुछ मिलेगा। तो अब अगर मैग्मा को बाहर आना है तो उसको उस मिट्टी या पत्थर को हटाते हुए आना पड़ेगा, तोड़ते हुए आना पड़ेगा, और इसके वजह से क्या आते हैं, अर्थ क्वेक आ जाते हैं। जब ये फोड़ कर अर्थ की सरफेस को बाहर की तरफ फ्लो होता है तो इससे क्या हो जाता है, वॉल्केनिज्म तो होगा ही होगा, यानी वॉल्केनोस तो आएंगे ही आएंगे, बट वॉल्केनो के साथ साथ भी क्या आ जाता है, अर्थ क्वेक आ जाता है। अर्थ क्वेक का मतलब ये हुआ कि ज़मीन पूरी की पूरी हिल जाती है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, एक तो वॉल्केनोस आए, वॉल्केनोस के साथ में क्या मिलेगा आपको, अर्थ क्वेक देखने को मिलेगा। अब ये वॉल्केनो जो आएगा वो कितनी स्पीड से या फिर कितने जोरदार धमाके से अर्थ के सरफेस को तोड़ेगा, उस बेसिस पर हम अर्थक्वेक को क्लासीफाई करते हैं कि भाई बहुत सारा साउंड किया, कम साउंड किया, ठीक है। मैग्मा और जो लावा जिसे हम बोलते हैं कि लावा सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड है, मतलब ज़्यादा पतला है, ज़्यादा गाढ़ा है, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मैग्मा का टाइप क्या है, एक तो ये चीज़। फिर हम इसमें ये भी समझेंगे कि मोस्टली वॉल्केनोज कहाँ आते हैं, अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, और अर्थक्वेक और वॉल्केनो का आपस में रिलेशन क्या है, और इससे कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ का मतलब होता है कि जब वॉल्केनो ख़त्म हो जाएगा, मतलब इरप्शन हुआ, इरप्शन के बाद वो ख़त्म हो गया, मतलब उसमें से लावा निकलना बंद, तो अब कौन से लैंडफॉर्म्स बनेंगे। लैंडफॉर्म बनने का मतलब ये हुआ कौन कौन सी आकृतियाँ हमें देखने को मिलेंगी, एक तो ये चीज़, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वॉल्केनोज, वॉल्केनोज कितने टाइप के होते हैं, तो एक हो जाएगा इंट्रूसिव और एक हो जाएगा एक्सट्रूसिव, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंट के नाम भी समझेंगे, ठीक है। एक्टिव का मतलब हो गया कि भैया अभी भी वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो एक्टिव, ठीक है। डोरमेंट यानी बहुत टाइम पहले हुआ था, अभी हाल फिलहाल में नहीं हुआ, तो उसे बोलते हैं डोरमेंट। एंड देन होता है एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब अब ख़त्म हो चुका है, अब वॉल्केनिक इरप्शन होने की कोई संभावना नहीं है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सटेंट। तो ये 3 टाइप के होंगे। जब ये लावा फूटेगा, बाहर निकलेगा, तो ये बाहर की अर्थ की सरफेस पे कुछ स्थलाकृतियाँ या कुछ लैंडफॉर्म फॉर्म करेगा, और उसे हम किस नाम से जानेंगे, मतलब जो भी लैंडफॉर्म फॉर्म करेगा ये वॉल्केनिक इरप्शन, उसके अलग अलग नेम होंगे, ठीक है, कि हम उसे कैसे किस नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं, और उनके प्रोनाउंस करने का बेसिक यही होता है, उनका फीचर कि वो किस तरह का वॉल्केनिक इरप्शन रहा है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, एक लाइन है बहुत फेमस कि अगर कहीं पर अर्थक्वेक आया हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो ये पक्का है
कि वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, है ना। जिनको नहीं समझ में आई दोबारा बोल रहा हूँ कि जहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है उस जगह पर, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन का होना, समझिएगा थोड़ा सा कि भाई अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर अर्थक्वेक आया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वॉल्केनिक इरप्शन हो ही जाए। क्लियर? ये वाली बात समझ में आ रही है? बालकनी होने के आता है। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब ज्वालामुखी, ठीक है। अगर ज्वालामुखी फूटा तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, लेकिन अगर अर्थक्वेक आया तो जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी फूटे। बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। कितना टाइम बाद आता है एक बार? ऐसा कुछ नहीं, तुरंत आता है। अगर आएगा तो तुरंत आएगा, फूटते ही, है ना। जैसे ही वो ब्रेक करते हुए आएगा ना चट्टानों को, उसी के साथ साथ अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है। अर्थक्वेक एक्चुअली थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाता हूँ आप क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली मैं दोबारा, भूचाल, भूचाल अलग चीज होता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप, ठीक है। भूकंप जब धरती कांपती है, धरती हिलती है, उसे बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। तो वॉल्केन, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमने टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म में देखेंगे कि ये इस तरह के हो गए, कम साउंड वाले, ज़्यादा साउंड वाले और तीव्र स्पीड से निकलने वाले, वो सब कुछ। उसके अलावा फिर हम कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस की बात करेंगे कि दुनिया में कहाँ कहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ। तो उसमें हम लोग 2-3 माउंटेन की बात करेंगे, माउंट वेसुवियस, माउंट क्राकाटाओ, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह है, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह हुआ है, माउंट प्लीनी है, उन सब के बारे में। फिर हम लोग वर्ल्ड मैप में ये भी समझेंगे कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक आए हैं और कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना है। तो उसमें आप इसे पता समझ ही रहे होंगे कि अर्थक्वेक आने की संभावना वहाँ पर होती है जहाँ पर एक तो दो प्लेट्स, हम लोग जो पढ़ेंगे प्लेट्स का मूवमेंट, वो प्लेट्स आकर आपस में टकरा रही हो या फिर दूसरे से दूर जा रही हो। उस केस में अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इतना में आ गया, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे अभी, है ना। आप इसको कर लीजिए क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन और ये अर्थक्वेक वाला पार्ट एक साथ एक ही क्लास में करा देंगे। अगली जो क्लास होगी, अब हम थोड़ा सा मतलब ये समझ लीजिए जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक उसी क्लास में निपटाने, मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ा देनी है, नहीं तो सब कुछ बैकलॉग बन जाएगा। बैकलॉग मतलब पाइलअप हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और पढ़ नहीं पाओगे आप लोग। तो आपको साथ साथ पढ़ना है और अभी प्रॉपर टाइम मिल रहा होगा आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने का मतलब होता है याद करने से, तो याद कर लीजिए उनको फटाफट से, ओके। तो अभी इतना ही करते हैं, कुछ काम और भी हैं मेरे को जो करने हैं अभी, कुछ मेल्स वगैरह, तो दैट्स वाई हम लोग इतना ही रख रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे हम वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नोट्स भेज देंगे, ये जो लिखा हुआ है वो भेज देंगे और आपको सिलेबस मिल जाएगा आज, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।